नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति नशीद को आरोपों से मुक्त किया तो मौजूदा राष्ट्रपति अब्दुल्ला को ये हजम नहीं हुआ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार किया और देश में आपातकाल लगा दिया। नशीद ने भागकर श्रीलंका में शरण ली और भारत से मालदीव संकट हल करने के लिए मदद की गुहार लगाई। लेकिन चीन ने भारत को मालदीव में हस्तक्षेप नहीं करने की हिदायत दी है। ऐसे में मालदीव एक अखाड़ा सा बन गया है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख को साबित करने का ये अहम मौका है। निर्वासित राष्ट्रपति नशीद ने कहा है कि निवेश के बहाने चीन मालदीव के 17 द्वीपों पर कब्जा कर चुका है। तो क्या भारत अपनी सुरक्षा के मद्देनजर मालदीव संकट को हल करने की दिशा में कदम बढ़ाने का साहस दिखाएगा? प्राइम टाइम में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। भारत का पड़ोसी देश मालदीव गहरे संकट से गुजर रहा है। पूर्व राष्ट्रपति ने भारत से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन चीन ने भारत को हिदायत दे रखी है। देखिए रिपोर्ट। मालदीव के निर्वासित राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भारत से संकट के हालात में मदद मांगी है। नशीद ने कहा कि मालदीव में इस्लामिक कट्टरवाद और चीन का हस्तक्षेप व्यापक स्तर पर बढ़ गया है। ऐसे में द्वीप को इन दोनों से मुक्ति दिलाने के लिए भारत को अपनी तरफ से दखल देना चाहिए। मोहम्मद नशीद ने यह भी दावा किया कि चीन ने मालदीव में $40 मिलियन के निवेश की बात की, लेकिन निवेश की आड़ में चीन ने 17 द्वीपों पर कब्जा कर लिया। मालदीव में इस्लामिक कट्टरता बढ़ रही है। कई लोग जिहादी बनने के लिए सीरिया और इराक तक गए। आईएस का खात्मा हुआ तो ये लोग लौटकर वापस मालदीव आ गए। लौटने के बाद ऐसे लोग स्थानीय पुलिस और रक्षा सेवाओं में भर्ती हो गए, जो मालदीव के लिए खतरनाक हो सकता है। नशीद लगातार भारत से मदद मांग रहे हैं, लेकिन चीन ने भारत पर मालदीव के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने को कहा है। बता दें कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मोहम्मद नशीद मालदीव में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए पहले राष्ट्रपति हैं। हालांकि वे फिलहाल मालदीव से निर्वासन झेलते हुए श्रीलंका में रह रहे हैं। नशीद की मांग है कि देश में आपातकाल खत्म हो और लोकतंत्र फिर से बहाल किया जाए। बता दें कि मालदीव में राजनीतिक संकट की शुरुआत पिछले सप्ताह गुरुवार से हुई। तब विपक्ष के 9 नेताओं को रिहा किया गया। मालदीव सुप्रीम कोर्ट ने नशीद को भी आरोपों से मुक्त कर दिया। आदेश को मौजूदा राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन ने नहीं माना। यमीन के विरोध में जनता सड़कों पर उतर गई। राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र और भारत समेत कई देशों ने आपातकाल खत्म करने की अपील की, लेकिन चीन के दखल के बाद हालात अब और खराब हो गए हैं। उधर मालदीव के राजनीतिक संकट की रिपोर्टिंग कर रहे 2 विदेशी पत्रकारों को यामीन सरकार ने देश छोड़कर जाने को कहा है। इनमें से एक पत्रकार भारतीय नागरिक अमृतसर के रहने वाले मनीष शर्मा है। दोनों पत्रकारों को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों पत्रकार मालदीव के राजनीतिक संकट की रिपोर्टिंग कर रहे थे। बहरहाल मालदीव संकट भारत और चीन के अंतर्राष्ट्रीय दमखम को साबित करने का अखाड़ा बन गया है। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। तो चलिए इस पे बात शुरू करें। इस वक्त हमारे एडिटर इन चीफ संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, जो ये संकट है मालदीव का, ये भारत के लिए किस तरीके से अग्नि परीक्षा बन गया है? अभिषेक, ये जब जैसे ही संकट की चर्चा हुई, आप अंदाज़ा लगाएगी कि मालदीव भारत से कितना जुड़ा हुआ था
कि जो वहाँ के नशीद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उन्होंने तुरंत कहा कि भारत को अगर ऐसा भी हो कि मिलिट्रली अगर उसमें जाना पड़े तो उसको उस तरह से करना चाहिए जैसा राजीव गांधी के टाइम पे एक बार मिलिट्री ऑपरेशन करके मालदीव्स में गए थे। लेकिन अब जो आज जो राय बनती है वो कुछ और तरह की, लेकिन खतरे उससे ज़्यादा नज़र आते हैं। उस टाइम तक जो इस्लामिक कट्टरवाद था वो मालदीव्स में नहीं देखा जाता था, लेकिन अब जैसे नशीद बता रहे हैं कि अब इस्लामिक कट्टरवाद, अब हमें यही खतरा नहीं होगा कि हमें कश्मीर की तरफ से या जम्मू कश्मीर या पंजाब की तरफ से जो पाकिस्तानी हमले होते हैं उनके अलावा हमारे सामने खतरा हमारे साथ में पल रहा है और जिसको चीन की मदद हो सकती है वो इस द्वीप पे है। तो इस जो भारत के लिए सुरक्षा का संकट है वो काफ़ी गंभीर हो सकता है। उसके अलावा ये है कि जो हिंद महासागर में हिंदुस्तान की जो नेवी है उसके दबदबे को आज तक चीन अभी तक भी चुनौती नहीं दे पाया है। तो जो दबदबा हमारा बना रहता था, अगर वहाँ पे चीन ने ज़मीन ले ली और जिस तरह से इकोनॉमिक जोन के बेस पे उन्हें जगह ले रखी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए, उनसे अगर उन्हें जगह मिल जाती है 17 द्वीपों पे और अपना अगर वो कोई नेवल बेस बनाना शुरू करते हैं, उस स्थिति में हमारी जो सुप्रीमेसी है, जो हमारी मजबूती है हिंद महासागर में, वो कमज़ोर हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि अगर हिंद महासागर पे हिंदुस्तान मजबूत रहता है तो चाइना कितना भी मजबूत होता रहे, हम फिर उस स्थिति में होंगे कि हम चाहे छोटे हों कमज़ोर हों उसके बावजूद भी हम चाइना को एक लिमिट तक उनको बांध सकते हैं, क्योंकि उनकी जो ऑयल सिक्योरिटी है वो सारी इस बात पे है कि हिंद महासागर का आना जाना उनका कैसे साफ रह पाता है। तो इस स्थिति में मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम उससे मिलिट्री ऑपरेशन करें या ना करें। इस बारे में राय अब ज़्यादा इसकी आ रही है कि हमें उनके अंदरूनी मामलों के पछड़े में नहीं पड़ना चाहिए, और ये हो सकता है एक चाइना की ऐसी चाल है कि हिंदुस्तान को बदनाम किया जाए, जैसे चाइना खुद इस बात पे बदनाम होता रहता है कि वो दूसरों के बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाके भारत को फिर डिस्क्रेडिट किया जाए। लेकिन इस बीच में एक बात ये भी हुई है कि सीधे सीधे ट्रंप ने कॉल करके, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कॉल करके हिंदुस्तान से इस पूरी स्थिति को समझा, इस पर चर्चा की। ये थोड़ी सी एक रीअश्योरिंग है। हो सकता है कोई मिलके भारत और अमेरिका मिलके कोई रणनीति बनाए जिससे कि इस मामले को हैंडल किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से इस मामले को लेकर के बात भले ही ट्रंप ने की हो, हम दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि चीन जो है वो दबाव बनाने की एक्स्ट्रा कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इस मामले से ये कह करके अलग हो गया है कि हम किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो क्या अभी भारत भी उस दौर में नहीं है जहां दूसरे देश के मामले में हस्तक्षेप, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना किया जाए, क्योंकि इस्लामिक कट्टरवाद जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे में हो सकता है अगर भारत वहां मिलिट्री भेजे या उस तरीके से कोई एक्शन ले तो फिर हिंदुस्तान में भी उसका विरोध शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान के ये भी आपने बड़ी दिलचस्प बात कही है कि एक ऐसा, ये आज का दौर ऐसा है कि हम बाहरी रूप से बहुत ताकतवर नज़र आते हैं हिंदुस्तान के, कि जो हमने आर्थिक प्रगति की है, लेकिन ये ऐसा वक्त है जब हम हमारे देश का जो एक तरह से राजनीतिक सामाजिक विभाजन है वो बहुत ख़राब दौर से गुजर रहा है। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम लोग अंदर से मजबूत नहीं होते, आप देखिए कि पहले आज से 20-30 साल पहले विदेशी मामलों पे कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी विपक्ष का नेता बाहर जाके कभी एक दूसरे पे कमेंट नहीं करते थे। अब ये स्थिति हो गई है कि हम लोग, क्योंकि अब हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ता जा रहा है, बहुत बड़ी NRI कम्युनिटी है, तो ये स्वाभाविक हो चला है कि वो चर्चाएं देश की सीमाओं से बाहर होके होने लग गई हैं। इनको कुछ लोग अच्छा नहीं मानते इस सेंस में कि देश की जो अंदरूनी मामले हैं उनकी चर्चा में बाहर नहीं करने, इससे हम कमज़ोर नज़र आते हैं। ये जो हमारी कमज़ोरी है, अगर इस तरह से हम कमज़ोर रहते हैं तो मुझे कई बार ये शंका होती है कि हमें जो चाइना और इन सबसे लड़ने की बात सोचते हैं उससे पहले हमें तैयारी करनी चाहिए कि सारे दल एक साथ मिलें, सारे साझा बातचीत करें कि इस पर हमें क्या नज़रिया अपनाना चाहिए। कोई बाहर अलग अलग सिग्नल नहीं जाने चाहिए। अगर हम अलग अलग सिग्नल जाएंगे तो हम बिल्कुल निश्चित तौर पर चाइना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने कमज़ोर नज़र आएंगे। पाकिस्तान ने जो पासा फेंका है वो इसीलिए है, वो ये दिखाना चाहते हैं, देखिए हम तो अंदरूनी मामलों में नहीं, हालांकि वो कश्मीर में रोज रोज यही करते रहते हैं, हम अंदरूनी मामलों में नहीं जाना चाहते, जिससे कि भारत को एक संकेत दिया जाए कि वो किसी के अंदरूनी मामलों में दखल ना करे। अगर भारत कर बैठता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये लोग फिर यही शोर मचाएंगे, देखिए भारत तो गुंडागर्दी करता है अपने पड़ोसी छोटे छोटे देशों के साथ। बिल्कुल। संदीप दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी सर, जो हालात फिलहाल मालदीव में दिख रहे हैं, उस हालात में भारत की रणनीति आखिर होनी क्या चाहिए?
क्योंकि भारत की रणनीति जो रही है वो हमेशा से अहिंसावादी रही है, और ऐसे में जो पूर्व राष्ट्रपति नशीद मांग कर रहे हैं वो किस तरीके से उसे देखते हैं? पहला तो मैं बता दूं कि जो ये नशीद के लिए जो हमारा रुचि हो गई है उसमें कहीं हम धोखा ना खा जाएं जी। क्योंकि जब सार्क समिट हुई थी अड्डू में मालदीव्स में, बिल्कुल, पीएम मनमोहन सिंह का जब प्लेन लैंड किया तो नशीद ने बताया कि हमने चाइना को परमिशन दे दी एम्बेसी खोलने के लिए। तो चाइना के लिए पहले दरवाजे नशीद साहब नहीं खोले थे। बिल्कुल। और आज भी नशीद साहब किसी और के नुमाइंदे हिंदुस्तान के बिल्कुल नहीं है। और जहां तक बात है कि ट्रंप और मोदी की बातचीत हुई, तो मैं बताना चाहूंगा कि उसी दिन 1.5 घंटा चाइना के यांग जीची और इसके टिलरसन अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर, उन दोनों की 1 घंटे आमने सामने बात हुई है। तो ये जो हॉलो सिंबोलिज्म है ना कि ट्रंप और मोदी की 1 मिनट बात हो गई है तो सब ठीक हो गया, तो मेरे ख्याल से हॉलो सिंबोलिज्म से आगे जाना पड़ेगा हमें। और दूसरा जो हमें देखना है कि नेपाल में भी आपकी नहीं चलती, श्रीलंका में भी नहीं चलती, पाकिस्तान तो रहने ही दें, मालदीव में भी, तो ये तो ऑल ओवर ये समस्या आपकी उभर रही है। और चूंकि ऑल ओवर समस्या उभर रही है, इससे हमें देखना होगा कि वर्तमान सरकार की वाकई नीतियां जो हैं कहीं हमें एक अंधेरे गर्त में तो नहीं धकेल रही हैं जहां हमारे सिक्योरिटी का खर्चा इतना ज्यादा हो जाएगा कि देश में हमें पैसा डालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और इंटरनल का जो मामला है, तो सब इंटरनल में अभी कहा जा रहा था कि हमारे वॉरशिप्स तैयार हैं और ये है और वो है, तो बगल में देख लीजिए बांग्लादेश, जहाँ पिछला 2013 का चुनाव बिना इंटरनल ऑपोजिशन के हुआ था और ये वाला भी बिना इंटरनल ऑपोजिशन के हो रहा है, पर हिंदुस्तान का तो पूरा का पूरा जो वर्ग वहाँ की डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, मालदीव का एक शब्द नहीं कहा बांग्लादेश के बारे में, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश की अच्छी छनती है। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और इस सिचुएशन में जो मैं बता रहा हूँ कि पूरे नेबरहुड में आपके स्ट्रेन्ड रिश्ते हैं, तो यानी एक जो बीमारी है वो कहीं ज्यादा बीमारी है, बड़ी बीमारी है, वो सिर्फ नेपाल या मालदीव या वहाँ श्रीलंका या पाकिस्तान या अफगानिस्तान तक ही नहीं सीमित है। और इसके लिए हमें एक अलग चश्मा पहनना होगा और एक अलग दृष्टि से देखना होगा, और वो दृष्टि होगी कि चीन को हमेशा दुश्मन ना माने। शायद आप लोग मिस कर गए कि चीन ने कहा है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि मालदीव्स को हम दूसरा फ्लैश पॉइंट नहीं बनने देंगे इंडिया के साथ। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि ये तो चीन की ऑलिव ब्रांच है। चीन तो कह रहा है डिस्कस करो हमारे साथ बैठ के। एंड चीन का जब एम्बेसी नशीद ने अलाउ की ओपन करने के लिए, वो इसलिए ओपन की कि 2012 तक सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो मालदीव जा रहा था और पैसे दे रहा था वो चाइनीज हो गया था। तो जो चाइनीज इकोनॉमी को सबसे ज्यादा दे रहा है उसकी एम्बेसी नहीं खोलने दी जाएगी क्या? बिल्कुल, है ना। और जहां तक सुरक्षा का सवाल है, तो आपको शायद पता होगा कि मालदीव के पास जितने फास्ट अटैक क्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स हैं वो सब इंडिया ने गिफ्ट किए हैं। और जो मालदीव्स का पूरा जो रेडार ट्रैकिंग और सर्वेलेंस सिस्टम है वो हमारी नेवल कमांड हैंडल करती है। तो एक मेजर तक, एक लिमिट तक तो मालदीव हमारे साथ है, पर वो हमारे प्रेस्क्रिप्शन नहीं सुनेगा। बिल्कुल। और ना ही उसको सुनने की जरूरत है। तो इसीलिए जो मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरे जो नेबरहुड में आपकी समस्याएं हैं, तो इस सरकार को एक नया व्याकरण ढूंढना पड़ेगा और तो उस नए फॉरेन पॉलिसी के व्याकरण के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो ये समस्याएं उभरती रहेंगी। हिंदुस्तान की इतनी ताकत नहीं है कि अपने बलबूते पे संभाल ले चीन के खिलाफ, और औरों के खेल में पड़ने में नुकसान ही नुकसान है। बिल्कुल। और अभी तक की, क्योंकि वक्त जो है ऑलमोस्ट अगर हम कहें तो 4-5 दिन का वक्त जो है वो बीत चुका है, ऐसे में जो अभी तक भारत पूरी तरीके से अगर कहें खामोश रहा है, संजय जी इसका जवाब आपसे चाहेंगे। भारत पूरी तरीके से अभी खामोश है, तो ये खामोशी क्या इशारा कर रही है? जो चाइना ने कहा है कि चाइना का एक बीजिंग से बड़ा बयान जो अभी जिसकी चर्चा भी कर रहे थे संदीप जी, कि हम नहीं चाहते कि यह मामला एक और टकराव का मुद्दा बने। यानी चीन भी कहीं ना कहीं इस मामले पर सोच समझकर बयान भी दे रहा है और फूंक फूंक कर कदम भी आगे बढ़ा रहा है।
अभिषेक, ये बिल्कुल ठीक बात संदीप जी ने जो बात कही वो बिल्कुल पते की है कि वो नहीं चाहते कि अभी जो डोकलाम पे हमारा भी तनाव हुआ था उसके बाद कोई फिर से एक तनाव। आपको ये समझना होगा कि हम आमतौर पे चीन के इतने बड़े साइज से, जैसे भारत के पड़ोसी देश भारत के साइज से घबरा जाते हैं हमारा जो भी इरादा हो, उसी तरह हम भी चीन की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, चीन की इतनी बड़ी जो सैनिक शक्ति है उसकी वजह से हम भी एक तरह से आशंकित रहते हैं। और उस आशंकित रहने का मतलब ये नहीं है कि चाइना की मजबूरियां ऐसी नहीं हैं कि वो हमसे संबंध अच्छे रखे। ये बात अलग है कि अमेरिकन हमें यही दिखाना चाहते हैं कि आप भारत और चीन को अलग अलग उनके खेमे बन जाए और हम एक पिछलग्गू बन जाए अमेरिका के। लेकिन स्थिति ये है कि चाइना को भी अपने जो अब उनकी इकोनॉमिक स्लो डाउन होने लगा है, उस हालत में उनको निवेश करने के लिए जगह चाहिए। और वो निवेश करने के लिए वो बार बार, चाहे वो यहाँ ट्रेन लाने की बात है या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, उस मामले में निवेश के मामले में लगातार प्रतिस्पर्धा में हैं और वो निवेश के लिए भारत को एक मौके की तरह देखते हैं। तो मेरा मानना ये कि ये निश्चित तौर पे जो हम भी चुप हैं, भारत भी चुप है, वो भी इस कहीं ना कहीं इस बात को समझते हैं कि जो भी हमारी सुरक्षा की चिंताएं हों उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि हमारे कोई सिर पे आके बैठ गया और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है लड़ने के अलावा। हमारे पास आज भी ऑप्शन है कि हम चाइना को फिर एक ट्रस्ट की स्कोप ढूंढें कि एक हमारा भरोसा बने, और भरोसा बनता है वो स्थिति ज़्यादा अच्छी होगी बजाय इसकी कि हम किसी के पिछलग्गू बन के लड़ाई लड़ते फिरें। और वो जैसे संदीप जी कह भी रहे थे कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत और पक्की नहीं है कि हम उस लड़ाई को सस्टेन कर पाएंगे। जी, अर्थव्यवस्था वो उस तरीके से दिख भी नहीं रही। एक और चीज़, हमारे साथ जुड़ चुके हैं किरोड़ी सिंह जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। किरोड़ी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। थैंक यू अभिषेक जी। सर, जिस तरीके से मालदीव के जो हालात हैं इन दिनों, ऐसे में चीन का एक वक्तव्य जो सामने आता है कि हम नहीं चाहते कि टकराव का कोई और मुद्दा भारत और चीन के बीच आए। भारत और अमेरिका की वार्ता होती है, चीन और अमेरिका की वार्ता होती है। ऐसे में भारत के लिए मालदीव को लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि मालदीव के साथ भी रिश्ते जो हैं वो सही रहें, चाइना के साथ टकराव ना बढ़े, दूसरा मुद्दा ना बने डोकलाम के बाद, और अमेरिका के साथ भी रिश्ते बचे रहें? देखिए अभिषेक जी, जो बड़े और मजबूत देश हैं वो हर समस्या को कूटनीतिक तरीके से ही हैंडल करना चाहते हैं। बिल्कुल। समस्या, एक तात्विक समस्या यह है कि जब बड़े और छोटे के बीच रिश्ते होते हैं तो अगर छोटे के मामले में बड़ा रुचि नहीं दिखाता है बिल्कुल, तो ये कहेंगे कि हमारे दुख दर्द में मदद नहीं कर रहा है। अगर रुचि लेता है तो ये लगता है कि आप उसमें इंटरफेरेंस कर रहे हैं। अब मालदीव की जहां तक स्थिति है, यहाँ भारत का प्रभाव है। भारत ये चाहता है कि मालदीव में दूसरे देशों का प्रभाव कम से कम हो, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है, भारत सार्क का मेंबर भी है। ऐसी स्थिति में भारत में अब संकट की स्थिति है कि भारत किस तरह से हस्तक्षेप करे। तो भारत ने एक मॉरल स्टैंड लिया है, एथिकल स्टैंड लिया है कि मालदीव में संवैधानिक व्यवस्था बनी रहे, कानून का शासन बना रहे, और इसके लिए विश्व समुदाय को सक्रिय होना चाहिए। तो चीन इसमें एग्रेसिव तरीके से नहीं आ सकता। अमेरिका और ब्रिटेन भारत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वहां का जो संकट है उसका समाधान क्या हो, क्योंकि जो वर्तमान वहां पे प्रेसिडेंट हैं वो चीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के नजदीक हैं। तो एक बात ये सामने आती है कि भारत ने 1988 में भी समर्थन वहां पे इंटरफेरेंस किया था। पहले भी भारत में वहां मालदीव में गयूम की सरकार थी, उस समय भारत ने अपना यानी फोर्स भेजी थी। लेकिन उस स्थिति में और आज की स्थिति में एक तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय परिवेश बदला हुआ है, दूसरा ऑन ग्राउंड दो चीजें थी उस समय ये था कि वहां की सरकार ने भारत से सहायता मांगी थी। जो हस्तक्षेप किया था वो बाहर की शक्तियां थी, जो तमिल मर्सनरी थे, बाहर के थे। तो उस समय भारत के हस्तक्षेप का एक कारण बनता था। आज है उनका आंतरिक संकट है, वहां की जो सरकार है, जो प्रेसिडेंट है, वो नहीं चाहता भारत हस्तक्षेप करे, और वहां के जो पूर्व प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो ये चाहते हैं कि भारत हस्तक्षेप करे, उनकी मदद करे। तो अगर भारत
वहाँ के विरोधी दल के नेता हैं और जहाँ वो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी मांग पे अगर हस्तक्षेप करता है तो ये कहेंगे कि भारत मेडलिंग कर रहा है, भारत दबाव बना रहा है वहाँ के अच्छा प्रेसिडेंट। किरोड़ी सिंह जी, इसी में जरा सा नशीद पे विश्वास कितना किया जाए? देखिए, राजनीति के मामले में विश्वास नहीं होता। राजनीति के मामले में जब राष्ट्रों के बीच संबंध होते हैं तो हमें दो चीजें एक्टिवेट रखनी चाहिए। एक तो हमारी गुप्तचर एजेंसी की हमारे पास एक्यूरेट सही तरीके से सूचनाएं मिलें कि कौन कहाँ कहाँ हैवनोबिंग कर रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। दूसरा, हमारी कूटनीति मजबूत होनी चाहिए। ये दो चीजें जब तक मजबूत नहीं होंगी, हम इन बहुत सी चीजों को एंटिसिपेट नहीं कर पाए। अगर हमारी कूटनीति मजबूत है, हमारी इंटेलिजेंस मजबूत है, तो हम निश्चित रूप से एंटिसिपेट कर लेते हैं कि कोई मांग कर रहा है या कोई कुछ कह रहा है, भारत से मदद मांग रहा है या भारत का विरोध कर रहा है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, क्या हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो इसको समझने के दो ही तरीके हैं, एक तो हमारी गुप्तचर की संस्थाएं, एक कूटनीति। और इन दोनों ही आधार पे, क्योंकि भारत वो नासीद ये चाहते हैं कि मालदीव में अगर भारत कुछ करता है तो वो जो प्रेसिडेंट है, जिसको अभी ये कह रहे हैं कि वो संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं, प्रजातंत्र को नहीं मान रहे हैं, उसको हटा दिया जाए और नासीद आ जाएं, या नए चुनाव हो तो उसमें नासीद की संभावनाएं या गयूम की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति वो चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तो नहीं होगा कि भारत हस्तक्षेप करेगा तो नासीद तो जाएगा, भारत के साथ नहीं रहेगा। समस्या ये होगी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये कहेगा कि वहां का प्रेसिडेंट बना हुआ है, उसको हटाने के लिए भारत ने इस तरीके से कदम उठाया और भारत के साथ पे असर पड़ेगा। बिल्कुल, भारत की जो छवि है उस पर बुरा असर पड़ सकता है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मालदीव में संकट तो गहराया हुआ है, देखना अहम होगा कि भारत इस पर कौन सी चाल चलता है और मालदीव में हालात कब तक सुधरते हैं। कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। Thank you.